हाय एवरीवन, मैं रोशनी गुप्ता। आज हम फिर बात करेंगे फिर से इंडियन पॉलिटी पर, यानी भारतीय संविधान पर। हमने जो भारतीय संविधान में अभी तक पढ़ा हुआ था, तो हमने उसमें व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति और नागरिक को देख लिया था, और राज्य और सरकार को हमें पढ़ना था, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं, कल जो हमने पढ़ा हुआ था, कल या उसके लास्ट वीडियो में, व्यवस्था को दो पार्ट में करके देखा था। व्यक्ति और नागरिक, और इधर पे राज्य और सरकार था। राज्य और सरकार था। हमने व्यक्ति और नागरिक को पढ़ लिया था और समझ लिया था। अब आज हम बात करेंगे राज्य और सरकार के बारे में। इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, अब राज्य और सरकार को अलग अलग लिखा है, जैसे चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं, तो मतलब कि चीज़ें अलग अलग होंगी। ठीक है, अब एक एक चीज़ को अलग अलग हम देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम राज्य पर चलते हैं, तो देखेंगे, पता चल जाएगा कि चीज़ें और क्या क्या हैं। अब आप समझिए, एक चीज़ जनरल पर्सपेक्टिव ये बना हुआ है। जैसे कि अगर हम सरकार की बात करें तो हमें लगता है जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वही सरकार है, पर केवल पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही सरकार नहीं होती है। अभी आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। सरकार में जानने से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि राज्य क्या होता है। राज्य के बारे में पढ़ते हैं, राज्य को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, हर शब्द का अपना एक मतलब होता है और एक क्राइटेरिया होता है, जैसे हमने पहले भी देखा। तो संविधान के जनरल वे में हम ये समझते हैं कि राज्य का मतलब यूपी, मतलब एमपी गवर्नमेंट, और यूपी गवर्नमेंट, और जैसे कह लें कि बिहार, मतलब इस तरह से स्टेट वाइज एक्सेट्रा। लेकिन जो संविधान में व्यवस्था की गई है, राज्य का मतलब एक राष्ट्र से है, और उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखते हैं। हर चीज़ का अपना एक क्राइटेरिया होता है। जैसे भारत में हम देखते हैं कि 18+ होने के बाद हमें वोटिंग राइट मिलता है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि जब हम 18 के हो जाएंगे तभी हमको वोटिंग राइट मिलेगा। यानी हम जब 18 के नहीं होते हैं तो हम वोटिंग का जो राइट होता है वो हमारे पास नहीं होता है। तो ये सेम अब देखते हैं, जैसे कि ये राज्य है। अब राज्य को पढ़ते हैं तो इसको भी देखेंगे, और इसके भी क्या क्या क्राइटेरिया हैं, और इसको कैसे हम समझेंगे, देखते हैं। जैसे ये राज्य है, अब ये समझिएगा, जैसे ये राज्य है, इसको अब हम राज्य के अंतर्गत 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। इसको अंदर ऐसे ले लेते हैं, ABCD करके लिख लेते हैं, BC and D। अगर हम सबसे पहले बात करें तो राज्य का जो सबसे पहला क्राइटेरिया है, तो एक राज्य के अंदर एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। निश्चित भूभाग होना चाहिए। सपोज करिए, जैसे इंडिया का मैप आप अपने दिमाग में रखिए, तो एक निश्चित भूभाग हो गया। आपके दिमाग में रहेगा कि ये जो एरिया है एक निश्चित मतलब एरिया हो गया। अब उस निश्चित भूभाग में जनता होनी चाहिए। निश्चित भूभाग में सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि जो निश्चित भूभाग है उसमें जनता होनी चाहिए। मतलब कोई एरिया केवल भूभाग हो तो क्या वहाँ व्यवस्था की ज़रूरत होगी? नहीं होगी। मतलब जब अगर कोई एरिया है, अगर उसमें केवल एरिया है वो, और वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, मतलब जनता नहीं रहती, तो वहाँ पे किसी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब निश्चित भूभाग के साथ साथ जनता रहती है। और जनता अब अगर हम तीसरे पार्ट में देखें, तीसरे पार्ट में देखें, तो निश्चित भूभाग हो गया, जनता हो गई, और अब तीसरे में देखें तो एक जनता से ही चुनी हुई एक सरकार होती है। सरकार होनी चाहिए। अब देखिए, हम 3 चीज़ों को
तीन क्राइटेरिया देख चुके हैं कि इसके तीन क्राइटेरिया हो चुके हैं, एक निश्चित भूभाग, जनता और सरकार। अब देखिए जैसे निश्चित भूभाग हो गया, जनता हो गई, सरकार हो गया, साथ में हम क्या पाते हैं, उस सरकार का एक नेचर होना चाहिए या होता है। नेचर कैसा होना चाहिए, और सरकार का जो नेचर है वो संप्रभु होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चार चीज़ें हमने देखी, इन चारों चीज़ों को हम राज्य के अंतर्गत देखते हैं, या मतलब इन चीज़ों से मिलकर एक राज्य को राज्य का मतलब नाम दिया जाता है या राज्य की संज्ञा मिलती है। ये इसका क्राइटेरिया हो गया। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, निश्चित भूभाग, जनता और सरकार, संप्रभु। अब देखिए एक एक को समझ लेंगे अच्छे से, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ ला ऐसे भी बना अब देखिए एक एक को हम समझ लेते हैं अच्छे से। हम पाते क्या हैं, हम निश्चित भूभाग समझ चुके हैं अच्छे से कि क्या एक निश्चित जो भूभाग है वो मतलब एक स्पेसिफाई एरिया होना चाहिए। तो इसको हटाते हैं, ये समझ गए। निश्चित भूभाग मतलब एक स्पेसिफाई एरिया, ये हो गया। सेकेंड, जनता की बात करें तो दूसरा जनता के बारे में समझ चुके हैं, जिसमें वहाँ के नागरिक होते हैं, मतलब जनता, जैसे कि हम लोग यहाँ पे या तो उधर के नागरिक हो सकते हैं या व्यक्ति भी हो सकता है वहाँ पे जो निवास करते हैं। इसको भी देख लिया। अब बचता क्या है, सरकार और संप्रभुता। तो पहले हम संप्रभुता को समझ लेते हैं, उसके बाद सरकार को समझेंगे। पहले संप्रभुता को समझ लेते हैं, उसके बाद सरकार को समझेंगे। तो अब देखिए क्या है संप्रभुता का मतलब। ये होता है कि संप्रभुता सरकार वो सरकार होती है जो किसी भी नियम कानून को अपने देश के अंदर भी और बाहर भी लागू कर सके बिना किसी इन्फ्लुएंस के। तो बिना किसी इन्फ्लुएंस के लागू कर सके, समझ में आया। जैसे मतलब हम सही शब्दों में बोलें तो संप्रभुता वो चीज़ होती है जो सरकार की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करती है। मतलब वो देश अगर संप्रभु है तो वो जो अपना फॉरेन पॉलिसी है अपने से लागू कर सकता है, किसी के दबाव में नहीं है, मतलब किसी का उपनिवेश नहीं है। तो एक स्वतंत्र राष्ट्र या संप्रभु राष्ट्र होता है। या एक इधर से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं ऐसे, मतलब एक ऐसी सरकार जो अपने नियम और कानून को विद इन कंट्री एंड आउट ऑफ कंट्री लागू करने के लिए स्वतंत्र हो, वही एक संप्रभु सरकार है या होती है। समझ में आया? इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया। राइट, अब देखते हैं आगे। देखिए अगर हम लोग थोड़ा और आगे सोचें तो डिबेट आ जाता है। सपोज करिए क्या सभी देश आज की डेट में संप्रभु हैं? सपोज करिए क्या सभी देश आज की डेट में संप्रभु हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, जो नेचर है वो संप्रभुता का है। कुछ व्यवस्था इस तरह से बनाई गई हैं, कुछ लॉ ऐसे बनाए गए हैं जो संपूर्ण जनजाति के हित में हों, पर्यावरण के हित में हों। तो वहाँ किसी भी देश को फिक्स किया जाता है कि ये आपको करना है या ये चीज़ें नहीं करना है आपको। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी संप्रभुता ख़त्म की गई है, उसकी जो संप्रभुता है वो ख़त्म की गई है। जैसे समझ लीजिए जैसे पेरिस क्लाइमेट सम्मेलन होता है, इसमें कई सारे मतलब जो कंट्री हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। जो पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी बनाई गई है, जिसमें आप देखिएगा बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, निर्देश दिए गए हैं। गवर्नमेंट जो काउंट करती है जो चीज़ों को, लेकिन वो क्या व्यापक हित की व्यापक हित की बात करता है? वो जो भी मतलब है वो व्यापक हित की बात करता है। समझ में आया? इस नेचर के हित की बात करता है, मतलब जो प्रकृति है इसके हित की बात करता है। तो संप्रभुता का हनन नहीं करता है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात? जो राज्य स्वतंत्र रूप से साइन किए हुए हैं इस ट्रीटी को, तो उसको वो राज्य जो मतलब कंट्री इस स्वतंत्र रूप से इसको साइन किए हुए हैं वो इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ों में अंतर है। बाकी अब आप संप्रभुता को समझ चुके होंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता को तो आप समझ चुके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सरकार को समझते हैं। सरकार को, अब जैसे कि इसमें 4 चीज़ें थी, निश्चित भूभाग, जनता, सरकार, संप्रभु। हमने निश्चित भूभाग, जनता और संप्रभु को समझ लिया। अब हम सरकार को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सरकार को, सरकार के बारे में समझते हैं। हमको जो अगला पोर्शन पढ़ेंगे वो सरकार को समझने की कोशिश करते हैं। सरकार के अंतर्गत 3 पोर्शन होते हैं, इसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे जो हेडिंग है वो हमने सरकार की लगा दी। अब इन तीनों चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ते हैं, समझते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। देखिएगा जो सरकार होता है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। नंबर 1 विधायिका, सेकंड कार्यपालिका, एंड थर्ड न्यायपालिका। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात सरकार को डिवाइड करें तो एक होती है विधायिका, एंड सेकेंड कार्यपालिका, एंड एक होता है न्यायपालिका। अब ध्यान दीजिएगा, सरकार के ये 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। अब इनको जो क्लासिफाइड किया गया है या वर्गीकृत किया गया है वो इनकी कार्य करने की पद्धति के आधार पर किया गया है कि मतलब कि तीनों किस पद्धति के कार्य करते हैं। अब देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि तीनों अलग अलग लिखे हैं, मतलब कि तीनों अलग अलग हैं, तीनों अपनी कार्य पद्धति के हिसाब से अलग अलग हैं। तो वो किस तरह से हैं देखते हैं। जो विधायिका है उसका कार्य क्या होता है, मतलब विधायिका उसका कार्य विधि बनाने का होता है, विधि बनाने का। कार्यपालिका का जो कार्य होता है, कार्यपालिका का जो कार्य या काम होता है वो ये विधि है, इस विधि को लागू करने का। कार्यपालिका ये जो भी विधि बनाई गई इसको लागू करती है। एंड न्यायपालिका इसको रिव्यू करती है। न्यायपालिका का कार्य जो होता है इसको रिव्यू करने का होता है, मतलब जो विधि बनाई गई है तो वो क्या न्यायसंगत है कि नहीं, संविधान के आधार पर है कि नहीं, इसको रिव्यू करती है। रिव्यू करने का काम करती है। अब आगे जो भी है अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।